देखिए मैं आपको बता दूं, ये वायरल होते नहीं हैं, ये ट्रेंड होते नहीं, इनको ट्रेंड करवाया जाता है जी। इनको वायरल करवाया जाता है। जितने भी बड़े हीरोज हैं मैं सबके साथ काम की हूँ, पर जो ऐसे गाने बन रहे हैं थोड़ा डर लगा रहता है। जी। अब देखिए आखिर आज पवन जी को सचिन जिगर अपनी फिल्म में गाना गवा रहे हैं, जी। बैकबोन बनकर सदा मेरे साथ खड़े रहते हैं और उनका सपोर्ट मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा है। जितने लोग हैं सबसे ज़्यादा शायद इनका ही है। रेखा जी जब आई तो उन्होंने कहा वेयर इज़ ममता जी, ममता जी कहाँ हैं? और एक सास बिना बहू की जोड़ी अधूरी है, जब तक ना नोक झोंक होती कहाँ पूरी है। हम है चटनी तो आप है फुलौरी सासू जी, आई एम सॉरी सासू जी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, आई एम सॉरी सासू जी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। झाड़ू पोछा करब नाही माँ जब बर्तनवा, दहेज दे के किनले बानी दहेज दे के किनले बानी, तहरा के सजनवा दहेज दे के किनले बानी। वह नाम पियादा लैंदिया, वह नाम पियादा लैंदिया कमली नाम पियादा लैंदिया हो, कमली नाम पियादा लैंदिया। वह मेरे साथ दो चार बातें ऐसी हुई जो कि मैंने जीवन में अपने कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा। आज हमारे साथ हैं एक ऐसी गायिका जिनको ना सिर्फ भोजपुरी के श्रोता सुनते हैं बल्कि इंटरनेशनल जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, इंटरनेशनल जो म्यूज़िक क्रिएटर हैं, सिंगर्स हैं, वो सभी इनको सुन चुके हैं और इन्होंने एक अलग ही अपनी पहचान बनाई हुई है। बात कर रहे हैं ममता राउत की। इन्होंने शुरू से लेकर के अभी तक जो इनका जर्नी रहा है इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, भोजपुरी इंडस्ट्री पर भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो आप सभी नहीं जानते हैं इनके बारे में या फिर भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारी बातें हम लेकर के आएंगे। सबसे पहले स्वागत है मैम आपका। नमस्कार, जितने भी श्रोतागण हैं, दर्शकगण हैं, आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार और आप लोगों को शुभकामनाएं। माता रानी सबको बहुत खुशियाँ दें और सबकी झोली भरी रखें। मैम आपके बारे में हम रिसर्च कर रहे थे, हमने देखा बहुत स्ट्रगल करके आपने अपना नाम बनाया है और यहाँ तक पहुँची हुई हैं। हमने देखा कि आपकी सिर्फ बहनें थी और आपके पिताजी बचपन में ही हम 7 बहनें थी, अब जी। हम 6 बहनें हैं जी। और इसके बाद आपने बहुत स्ट्रगल किया। तो सबसे पहले ये बताइए कि सिंगिंग का आपके दिमाग में आया कैसे कि मेरे अंदर वो आर्ट है, मैं सिंगिंग कर सकती हूँ, ये सब आपके दिमाग में आया कब और कैसे? सच बताऊं तो मेरे घर का जो माहौल है, मेरे पिताजी स्वर्गीय वासुदेव रावत और फिर मेरी माँ और मेरी दीदी, मेरी बहनें, मतलब मेरे घर में एक बिल्कुल संगीत का ही माहौल था। खाना बनाते हुए माँ गाना गा रही होती थी, लोकगीत। मेरे पिताजी स्नान कर रहे हैं या आते जाते उठते बैठते वो गुनगुना रहे होते थे, तो बहुत संगीत वाला माहौल था मेरे घर में। मुझे ऐसा कभी लगा ही नहीं कि कभी मेरे घर के लोग कभी शांत रहते हों। मतलब गुनगुनाना, चलते बोलते खाते पीते लोग गुनगुनाते ही थे। कोई ना कोई नया से लेकर पुराना गाना मेरे घर में चल रहा होता था। तो अगर ये क्रेडिट मैं देना चाहूँगी कि मेरे अंदर जो संगीत का जो संचार हुआ है वो कैसे हुआ है, वो मेरे परिवार से मुझे मिला है। और उसके बाद आपने जैसे स्टार्ट किया तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट किया था और आपको कब लगा कि नहीं अब मुझे सक्सेस मिलने लगी है, अब मैं गायक बन सकती हूँ एक अच्छी? वास्तव में मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो बांग्ला स्कूल में हुई है और बांग्ला स्कूल में 3 चीज़ बहुत कंपलसरी है, आपको करना ही होता है: संगीत, नृत्य और योग। जी। आपको ये 3 चीज़ हमारे स्कूल में कंपलसरी था और ये हम लोगों को करना ही होता था, जिसमें संगीत मेरी खुद की रुचि थी जो कि मैंने किया। और मेरे जो गुरुजन थे, मेरी जो गुरु माँ हैं अभी भी, सुमिता रॉय दी, सीमा पॉल दी, स्वर्गीय लवली दी, स्वर्गीय अंजना विश्वास दी जी। और कॉलेज में मेरी डॉक्टर श्रद्धा श्रीवास्तव मैम जी। डॉक्टर विकास बनर्जी, डॉक्टर गोपाल कृष्ण सर, ये लोग का बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरे जीवन में कि आज मैं जो संगीत में कुछ भी कर पाई हूँ तो इन लोगों के योगदान से। इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे गुरु हैं ये लोग।
मुझे मतलब अपने विचारों से भी प्रभावित किए हैं, अपने ज्ञान से भी प्रभावित किए हैं, और मुझे इस लक्ष्य को चुनना है, संगीत को मुझे प्रोफेशन बनाना है। जी। इसको चुनने में भी इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे गाना है, कैसे वॉइस टेक्निक, कैसे ब्रीदिंग, श्वास को कैसे लेना है, कहाँ छोड़ना है, कैसे स्वरों का लेना है, कहाँ छोड़ना है, कहाँ पॉजेज़ हैं, वो सारा कुछ मुझे टेक्निकली जो अगर सिखाए हैं तो मेरे गुरुजन। तो भगवान से धन्यवाद करना चाहूँगी कि मुझे इतने अच्छे गुरुजन मिले, इतना अच्छा परिवार मिला, जो कि आज मैं जो कुछ भी हूँ तो इन लोगों की वजह से हूँ। और नो डाउट टेक्निकली जो आप बात कर रही हैं उसका हम सभी ने एग्जाम्पल देखा हुआ है, चाहे वो महुआ चैनल पर सुर संग्राम 2 हो जिसके आप विनर रही हैं, या फिर राइजिंग स्टार की बात कर रहे हैं जहाँ पर दिलजीत दोसांझ और शंकर महादेवन जैसे बड़े आर्टिस्ट वहाँ पर मौजूद हों और आपकी तारीफ़ हो रही हो वहाँ पर रानी मुखर्जी जी और गोविंदा जी जैसे कलाकार आकर के आपको अप्रिशिएट कर रहे हों। हाँ। द वॉइस की बात हम सभी कर रहे हैं जो स्टार प्लस पे आता था, उस पर भी बहुत इंटरनेशनल म्यूज़िक डायरेक्टर अगर हम बात कर रहे हैं तो ए आर रहमान सर वहाँ पर मौजूद थे। हाँ। उन्होंने आपकी तारीफ़ की हुई थी, बड़े बड़े कलाकार आपकी तारीफ़ कर रहे थे। अगर भोजपुरी की बात कर रहे हैं तो जो सबसे लीजेंड सिंगर रहे हैं, चाहे वो कल्पना जी हो, मनोज तिवारी जी हो, या फिर उस समय के आर्टिस्ट रवि किशन जी जो भोजपुरी में खूब काम उस समय से किया करते थे, आज तो बहुत आगे निकल चुके हैं। और इसके साथ ही साथ तमाम जो बड़े कलाकार हैं, चाहे वो बॉलीवुड के हों या फिर भोजपुरी के हों, आपको उन्होंने अप्रिशिएट किया है। मैम, आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में इस बात पर चर्चा किया होगा सुर संग्राम 2 को लेकर के, लेकिन मुझे जानना है कि ये 2 से आपको कितना प्यार है। सुर संग्राम 2, द राइजिंग स्टार 2, ये सारे 2 में आप बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं, तो क्या कोई लकी नंबर है या फिर कुछ? नहीं, ये तो जस्ट कोइंसिडेंस है कि मैंने जो भी शो किए वो मुझे 2 में ही मतलब सफलता मिली। मुझे पहले वाले में पता ही नहीं चलता था कि ये कंपटीशन होने वाला है। जब भी मुझे पता चला तो सेकंड वाले सीज़न के लिए ही पता चला। तो ये कोइंसिडेंस ही कहिए कि भारत की शान 2 की विनर रही मैं, जिसमें कि इस्माइल दरबार सर जज में थे, उषा उत्तुप मैम जज में थी, अनुराधा पौडवाल मैम, जतिन ललित, नीरज श्रीधर, बहुत बड़े बड़े लोग, दिग्गज लोग वहाँ आए हुए थे फिनाले में। और उनके समक्ष गाना ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, क्योंकि ये लोग ऐसे ही उस स्थान को प्राप्त नहीं किए हैं। बहुत गुणी लोग हैं, मतलब एक आप एक शब्द का रखाव कैसे करते हैं ये भी वो ध्यान देते हैं। तो उनके सामने गाना मतलब बाप रे बाप मैं सोचती हूँ कि मैंने कैसे कर लिया पर आज अच्छा लगता है कि मैं इनके सामने गाई हूँ, प्रस्तुत की हूँ अपने गाने को, तो अच्छा लगता है। हम सभी भोजपुरी स्पेशल पॉडकास्ट की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होता है कि आप भोजपुरी में चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं। हाँ। इसका सबसे बड़ा रीज़न मैं बता देता हूँ दर्शकों को ये भी कि हम चाहते हैं कि भोजपुरी के बाहर के भी जो दर्शक हैं हमारे चैनल के माध्यम से वो देखें कि हमारे कलाकार कितनी क्षमता रखते हैं, क्योंकि भोजपुरी नहीं समझ पाएंगे। तो हमारे चैनल पर कुछ गिने चुने कलाकारों का ही पॉडकास्ट होता है, इंटरव्यू होता है, तो इसमें अच्छा। आपको हमने बहुत पहले से आपसे अप्रोच हम सभी कर रहे हैं, मौका मिला आपसे बातचीत करने का। मैम, हम जानना चाहेंगे सुर संग्राम 2 के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि भोजपुरी ऑडियंस जो है अभी भी उनके दिमाग में क्रेज़ बहुत ज़्यादा है उन सारे ये का। हाँ। सुर संग्राम 2 आप विजेता रही हैं, उसमें अगर देखा जाए तो कैसे आपको पता चला उसके बारे में, और आप सबसे वो अच्छा मोड़ आपको क्या, कौन सी ऐसी याद है जो अभी तक आप संजो करके रखी हुई हैं उस शो की? अच्छा, देखिए सुर संग्राम 2 में जिस वक्त मैं आई उस वक्त मैंने और भी कई बड़े चैनल्स के लिए ऑडिशन दिए थे, जिसमें कि मैं टॉप 4 तक पहुंची थी। पर कहीं ना कहीं एक होता है कि भाग्य की भी बात है। मैं इस चीज़ को तो मानती हूँ कि आपके मेहनत के साथ साथ आपका भाग्य भी आपका साथ देना बहुत ज़रूरी है। बिना भाग्य के भी कुछ मतलब लक होता है ना, लक फैक्टर भी बहुत वर्क करता है। तो आप मेहनत भी कीजिए और लक फैक्टर को भी ध्यान में रखिए। तो वो 2 ऑडिशन मेरे जो मतलब दूसरे चैनल्स के लिए थे, उसमें मेरा सिलेक्शन टॉप 4 तक के लिए ही हुआ। बट सुर संग्राम 2 का जो मैंने ऑडिशन दिया था, इसमें मैं कैसे ऑडिशन राउंड पास की, फिर मेगा ऑडिशन राउंड, उसके बाद कैसे मैं टॉप 10 में आई, उसके बाद कैसे मैं विनर
होने तक का सफ़र तय की, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। और इसमें जितने भी जो साईं बाबा टेलीफिल्म्स के जितने भी लोग थे, उन सबका बहुत बड़ा योगदान था, चाहे वो अशोक सर हों, चाहे गजेंद्र सर हों, या फिर नागेंद्र सर हों, या फिर अनुज कपूर सर हों, अजय सतीश सर, मालिनी अवस्थी मैम, कल्पना मैम, रवि किशन सर, मनोज तिवारी, सब लोग का मतलब मैं सहृदय धन्यवाद करना चाहूँगी कि ये लोगों का बहुत बड़ा योगदान था मुझे उस शो में स्थापित करने के लिए। क्योंकि सब तरफ फाइट चलते थे कि ये रहना चाहिए, ये रहना चाहिए, ये रहना चाहिए, पर इतने फाइट के बावजूद मैं उस शो में थी। मैं बार बार एलिमिनेशन राउंड तक पहुंचती थी और नेक्स्ट डे मैं बेस्ट परफॉर्मेंस भी ले रही हूँ। बिफोर वन डे मैं एलिमिनेशन राउंड में हूँ और एक दिन ठीक बाद मैं बेस्ट परफॉर्मेंस लिया करती थी। सुर संग्राम 2 में सबसे ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड मुझे ही मिला था। कुछ लगभग 7 to 8 एपिसोड मैंने बेस्ट परफॉर्मेंस लिए थे, जो कि हाई स्कोरर था उसमें, तो अच्छा लगता था ये। और सुर संग्राम 2 करने का कुछ विशेष फ़ायदा आपको दिखा कि नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री में थोड़ा क्रेज़ आपका बढ़ा हो या फिर आपसे लोग अप्रोच करने लगे हों, ऐसा उसके बाद? हाँ, जैसे ही सुर संग्राम 2 मैं अभी समाप्ति की ओर थी, फिनाले की ओर थी और मुझे फ़िल्म के लिए कॉल आने लगे थे, तो मैंने सबसे पहला गाना गाया था झाड़ू पोछा करब नाही मांजब बर्तनवा। जी। ये गाना मैंने गाया था और इसको थोड़ा गुनगुना देते, दर्शक खुद से रिलेट कर पाते। झाड़ू पोछा करब नाही मांजब बर्तनवा, झाड़ू पोछा करब नाही मांजब बर्तनवा, दहेज देके किनले बानी, दहेज देके किनले बानी, तहरा के सजनवा, दहेज देके किनले बानी, तहरा के सजनवा, दहेज देके किनले बानी। और इस गाने से मेरी मतलब फिल्म का जो दौर था मेरा स्टार्ट हुआ। यहाँ पर थोड़ा सा रुकेंगे, दहेज देके किनले बानी। हाँ। थोड़ा के सजनवा बहुत अच्छा गीत था और दर्शक काफ़ी पसंद भी किए। हाँ हाँ। अब आप मैरिड भी हैं। हाँ बिल्कुल। और आपकी स्टार्टिंग की जर्नी तो लगभग लोग जानते हैं कि कैसे आपने स्ट्रगल करके ये मुकाम हासिल किया है। आपकी लाइफ में जो सर आए, हाँ, उसकी शुरुआत कैसे हुई, कब आप पहली बार मिले, आपकी लव मैरिज है या फिर अरेंज मैरिज है, क्या कुछ थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए, चूँकि दर्शक इंटरेस्टेड हैं इस बात को जानने में। मेरे हस्बैंड एक्चुअली सोनू जी, जी। हम दोनों मतलब परम मित्र रहे हैं और हमने एक अच्छे दोस्त होने के साथ साथ जीवन यात्रा को मतलब शुभारंभ किया साथ में एक पति पत्नी के रूप में। तो सोनू जी का भी मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। वो मुझे संगीत में बहुत सपोर्ट करते हैं, जैसा आप तब से देख ही रहे होंगे। वो आपके साथ सेटअप पे पूरे लगे हुए हैं। उनको एक्चुअली वीडियो एंगल्स वगैरह को लेकर बहुत अच्छी मतलब नॉलेज है, म्यूज़िक को लेकर बहुत अच्छी नॉलेज है। तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट हो जाता है कि मैं बहुत कुछ नहीं भी कर पाती हूँ, तो वो मेरे मतलब बैकबोन बनकर मेरे साथ खड़े होते हैं। और मैं ये उनके सामने तो नहीं बोलती हूँ, कभी उनकी तारीफ़ नहीं करती हूँ कि वो फूले नहीं समाएंगे। इंटरव्यू देख के सुनेंगे वो। पर मैं इस इंटरव्यू में कहना चाहूँगी कि वो मेरे बैकबोन बनकर सदा मेरे साथ खड़े रहते हैं और उनका सपोर्ट मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा है। जितने लोग हैं सबसे ज़्यादा शायद इनका ही है कि ये बहुत मेरा साथ देता है। ये कहा जा सकता है कि जो कहावत है कि हर मर्द की सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है। हाँ, यहाँ आप बोल सकते हैं कि एक औरत की सफलता के पीछे एक मर्द का हाथ है, वो मेरे पति जी के हाथ है। तो पहली बार मुलाकात कैसे हुई थी उनसे? मैं बता रही हूँ, हम लोग दोस्त हैं। हम लोग साथ में म्यूज़िक के क्लासेस किए हैं, कंपटीशन साथ में दिए हैं और वो भले बहुत अच्छा नहीं गा पाते हैं, अच्छा गा लेते हैं, एवरेज गाते हैं, पर उनके गाने में एक जो फील होता है, गाने को फील करके गाना, वो बहुत ज़्यादा है। वो किसी भी गाने को बहुत फील के साथ गाते हैं। तो ये चीज़ मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगती है। और किसी काम को लेकर जो एक डेडिकेशन, हाँ डेडिकेशन, वो उनसे सीखा जा सकता है। किसी काम को कैसे परफेक्शन के साथ किया जा सकता है, भले समय लगता है पर वो काम बहुत अच्छा होता है। मतलब ये कहा जा सकता है कि वो भी एक अच्छा सिंगर बन सकते थे और इंडस्ट्री में पहचान बना सकते थे, लेकिन उन्होंने आपको पुश किया। हाँ, उन्होंने मुझे पुश किया। जी। हाँ, वो बोलते हैं तुम आगे जाओ या मैं आगे जाऊँ,
जीत तो हमारी ही है, ऐसी उनकी सोच है। और ये इस सोच को सलाम है कि ऐसी सोच बहुत कम लोग ही ऐसी सोच रख पाते हैं। सही बात है। और अब हम लोग चलते हैं सुर संग्राम 2 के बाद आपने कौन सा शो किया था उसके जस्ट बाद? उसके बाद मैंने किया भारत की शान 2। भारत की शान 2 जिसमें अनुराधा पौडवाल जी थी और उषा उत्तुप जी थी। उषा उत्तुप मैम, इस्माइल दरबार सर, जातिन ललित सर, नीरज श्रीधर सर, और भी बहुत लोग थे, और भी बहुत सारे तो वो लोग थे। उसका ये कहा जा सकता है सुर संग्राम 2 के बाद से एक रोड आपको मिल गया आगे बढ़ने का, रियलिटी शोज करने का। सुर संग्राम 2 के बाद एक होता है ना, एक चेहरे की पहचान, जी। वो बन चुकी थी मेरी। अब मुझे साबित करना था कि मैं अपने आप को कहाँ तक पहुँचाऊँ। मैं सिर्फ भोजपुरी में सीमित रह जाऊँ या फिर मैं भोजपुरी से आगे निकलकर हिंदी, बॉलीवुड और भी जितने भी साउथ के गाने, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के भी गाने मैं गाऊँ। ये अब मुझे ये रास्ता तय करना था। तो मैंने आपको मैं सच बताऊँ, मैंने मलयालम में गाया है, कन्नड़ गाया है, तमिल भी गाई हूँ मैं, बांग्ला गाई हूँ, नेपाली गाई हूँ, मैथिली गाई हूँ, इंग्लिश गाई हूँ, ओडिसी सॉन्ग गाई हूँ, बहुत सारे भाषाओं में गाई हूँ। और ये कहीं ना कहीं मेरे गुरुजनों का ही हाथ है कि मैं ये सब कर पाई हूँ, क्योंकि वो लोग मुझे स्कूल में कई भाषाओं में गाने जो तैयार करते हैं वो सब वो लोग मेरे गुरुजन करवाते थे तैयार। तो ये श्रेय तो उनको ही जाता है। और ये कहा जा सकता है कि म्यूज़िक की कोई भाषा नहीं होती। हाँ, संगीत की कोई भाषा नहीं है। जी। और उसके बाद आपने किया राइजिंग स्टार। हाँ, राइजिंग स्टार 2, ये भी 2 ही है जी। ये 2 पता नहीं मेरे साथ बिल्कुल कनेक्ट हो चुका है। हाँ, ये मेरा एक लक फैक्टर, शायद मुझे आज ये आपसे ये बात समझने को मिल रही है कि ये 2 सही में मेरे लिए एक लक फैक्टर बनकर आया है। जी, तो मैं जब जितने भी रिसर्च कर रहा तो देखा राइजिंग स्टार 2, yes। सुर संग्राम 2 और सर भारत की शान 2, जी, ये सारे 2 देखे और मैंने देखा कि आपने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस वहीं पर दिया है, तो मैंने सोचा आपको हाँ, कुछ ना कुछ तो रीज़न उसका होगा। हाँ। वैसे मैम राइजिंग स्टार में चूँकि दिलजीत दोसांझ, वैसे तो बहुत बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ आपने काम किया है, उनके शोज़ में आप रियलिटी शोज़ में गाना गाई हैं, लेकिन इनका एक बहुत बड़ा फ़ैन फॉलोइंग है और आज के डेट में बहुत बड़े सुपर स्टार हैं। और जब वो आपकी तारीफ़ करते थे तो भोजपुरी की एक बहुत अच्छी खूबसूरती है कि जब हमारे कलाकार कहीं और जाकर के परफॉर्म करते हैं या फिर उनकी तारीफ़ होती है तो लगता है कि नहीं वो हमारी तारीफ़ हो रही है। और भोजपुरी के जितने दर्शक थे, राइजिंग स्टार उस वजह से बहुत ज़्यादा देखा गया उस समय और काफ़ी खुश होते थे। लेकिन उस शो का कौन सा ऐसा मोमेंट है जो अभी तक आप संजो करके रखी हुई हैं, या फिर कौन सा ऐसा स्टार था जिससे मिल करके आपको लगा कि नहीं मैं चाहती थी इनसे मिलना और इस शो के बदौलत वो हुआ? राइजिंग स्टार 2 में मेरे साथ 2-4 बातें ऐसी हुई जो कि मैंने जीवन में अपने कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा। वो मैं ख्वाब में भी नहीं सोच पाई थी, पर ऐसा मेरे साथ हुआ जो कि अच्छा हुआ। उसमें एक पहला सीन है कि रेखा जी जब आई तो उन्होंने कहा वेयर इज़ ममता जी, ममता जी कहाँ हैं? वो रेखा, दी रेखा, वो द रेखा जी, है ना, वो जब मेरे नाम को ले रही है तो मेरे कान को साउंड नहीं कर रहा है कि वो मुझे पुकार रही हैं, और मतलब अनबिलीवेबल। मुझे याद है समथिंग आईब्रोज प्ले आप लोग ट्राई कर रहे थे, मुझे याद है। हाँ, तो रेखा जी जब बोली कि ममता जी कहाँ हैं, मुझे उनसे मिलना है, तो ये तो चाहत मेरी होनी चाहिए कि मुझे उनसे मिलना है। तो बहुत सारी बाउंडेशन होती हैं उस टाइम जब बहुत बड़े सेलिब्रिटी आते हैं, आपको फ़ोन ऑफ रखना होता है, आप किसी रूम में आप मतलब लॉक्ड होते हैं, आपको इस एक टाइम पीरियड में आपको वहाँ से निकाला जाता है और तब उस सेलिब्रिटी से मिलाया जाता है। वो एक लॉक पीरियड होता है, बिल्कुल लिमिटेड टाइम होता है। तो उस लॉक पीरियड में जब मेरे लिए अनलिमिटेड टाइम मुझे मिला और रेखा जी जब मेरे कंधे पे हाथ रखी और बोली ममता इधर आओ, आप देखे होंगे उस इंटरव्यू को, और ज़रा इधर आओ ममता, और जब वो अपने बारे में बताने लगी कि जीवन धारा फिल्म में उनकी जो लाइफ जर्नी थी बिल्कुल मेरे लाइफ जर्नी से मिल रही थी, और वो लगभग आधा पौन घंटे वो मेरे कंधे में हाथ रखी हुई थी, मेरे तो बदन ना बस ऐसे काँप रहे थे। बोले ऐसे काँप क्यों रही हैं आप? तो मैं बता नहीं सकती हूँ, निशब्द हूँ कि उनसे मिलकर मुझे कितना अच्छा लगा। इतनी डाउन टू अर्थ हैं, इतनी दिग्गज हीरोइन होकर
वो आपसे इतने सरलता से मिली, इतनी सरलता से उन्होंने अपने भाव को रखा, आपसे एकदम सरलता से बात की हैं, आपके साथ वो खाना खा रही हैं, पानी पी रही हैं, आपको एहसास नहीं, मुझे तो बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि मैं रेखा जी के सामने हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और शायद इसीलिए भगवान इन लोगों को इतना ऊंचा जगह दिए हैं। ये लोग ऐसे ही वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। आप अपने से नीचे वाले लोगों को इतना रिस्पेक्ट दे रहे कितना हैं। सरल और कितना सहज महसूस करवाते हैं, ये आपके व्यवहार पे डिपेंड करता सही है। बात। और मुझे वो सहजता उनसे मिला, एक तो रेखा जी से, दूसरा रानी मुखर्जी जी से। रानी मुखर्जी जी जब आई और उनको कहा गया कि ये हैं दुबे जी, रवि एंकर दुबे थे। जो एंकर थे, जी। उन्होंने कहा कि ये है रांची की रानी ममता राउत। तो उन्होंने कहा रांची की रानी, और वो जो बोलते हुए बोली कि आप क्या गाती हैं, थर 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 थर, ये था उनका डायलॉग, क्या बुलंद आवाज़ है आपकी। तो और जब वो आई, मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस था उस दिन के इस एपिसोड का, मैंने वो गाना गाया था, अगा बाई हल्ला मचाए रे। तो वो आई और मुझे गले मिली, और गले मिलकर वो 2-3 मिनट तक मुझे एकदम गले से लगाई रखी, और मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं उनसे मिल रही हूँ। सही बात। यशराज प्रोडक्शन की वो मालकिन कह सकते मालकिन हैं। है, कह सकते हैं, नहीं वो मालकिन है, ऑनर है। जी। और वो मुझे मतलब मैं तो अभी कुछ नहीं हूँ, मुझे इतना प्यार दे रही हैं। इतना प्यार दे रही हैं। ये देखिए सब माता रानी की कृपा है। मुझे लगता है कि ये भगवान ने मेरे किस्मत को बहुत अच्छे बनाए हैं कि मैं इतने दिग्गज लोगों के साथ उठ रही हूँ, बैठ रही हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। थैंक्स टू भगवान जी कि मुझे ये लाइव दिखाए हैं। इसके बाद इससे रिलेटेड एक सवाल लेंगे, लेकिन माता जी का नाम आया तो एक माता जी की आपके बहुत सारे ऐसे भजन हैं हाँ हाँ, जो भोजपुरी में काफ़ी पसंद किए जाते हैं, और ना सिर्फ भोजपुरी बल्कि हर जगह सुनने को मिल ही जाते हैं। वो थोड़ा गुनगुनाइए, दर्शक सुनना भी चाहेंगे। एक्चुअली अभी मेरा एक यूट्यूब चैनल है, मेरा खुद का, जी। मेरा ऑन यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है ममता राउत ऑफिशियल। ममता राउत ऑफिशियल। हाँ, जी। और इसके लिए मैंने एक बहुत प्यारा हिंदी भजन बना के मैंने इस यूट्यूब में डाले हुए हैं, और इस गाने को बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है आप लोगों के आशीर्वाद से। और ये गाना कुछ इस तरह है। आजा ना जा माँ जा मैया हो, आजा ना जा माँ जा मैया, आजा ना जा माँ जा मैया हो, आजा ना जा माँ जा मैया। रहती क्यों पर्वत बीचे, एक बार तो आ जा नीचे, रहती क्यों पर्वत बीचे, एक बार तो आ जा नीचे, भक्तों को दरस दिखा जाना माँ, आ जाना जा माँ, आ जा मैया हो, आ जाना जा माँ जा मैया। और ये गाना ममता राउत ऑफिशियल में अवेलेबल है, आप लोग ज़रूर सुन के बताइएगा ये भजन आप लोगों को कैसा लगा। म्यूज़िक में मैजिक होना सुने थे हम सभी, लेकिन आपकी आवाज़ में सच में जादू है, नो डाउट, और सुन के अच्छा लगा। वैसे हम सभी अभी बात कर रहे थे कि आपने सोचा कि भोजपुरी से ऊपर उठ करके थोड़ा बॉलीवुड की तरफ भी बढ़ा जाए, बिल्कुल, रियलिटी शोज़ की तरफ। आज कुछ कंट्रोवर्सी भी चल रहा है इसको लेकर के भोजपुरी में, और काफ़ी चर्चा हो रही है, जिसको सुनिए उसी पर बातचीत कर रहा है। पवन सिंह के 2 गाने लगातार बैक टू बैक, हाँ, बैक टू बैक, हाँ, जो राजकुमार राव है उनकी फिल्म में आई हुई है, हाँ, और हाँ। काफ़ी इंटरव्यूज़ में उनसे भी पूछा जा रहा है कि पवन सिंह से आपकी कैसी बॉन्डिंग है या फिर जो भी चीज़ है। तो इससे बहुत पहले आपने शुरुआत कर दी थी और बहुत पहले से आप गाती आ रही हैं। अभी फ़िलहाल आपके बारे में मैंने रिसर्च किया तो उसमें पता चला कि आप अभी भी बॉलीवुड फिल्म के लिए गाना भी करी हैं। जो अभी जस्ट एक फिल्म है, फिल्म विस्फोट, जी। आप लोग ज़रूर देखिएगा फिल्म विस्फोट, जिसकी स्टोरी बहुत अच्छी है। हीरो कौन से होंगे? हीरो है उसमें रितेश देशमुख जी, और फरदीन खान। ओके। और ये फिल्म बहुत अच्छी है, मतलब हम लोग जब इस फिल्म को देखें हॉल में जाकर, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, एक सस्पेंस बना हुआ है। फिल्म बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। और उस पूरी फिल्म में एक ही सॉन्ग है जो कि डुएट है, उसे मैंने गाया है और एक मेल सिंगर है उन्होंने गाया हुआ है। वह नाम पियादा लैंदिया, वह नाम पियादा लैंदिया, लैंदिया कमली नाम पियादा लैंदिया हो, कमली नाम पियादा लैंदिया। वह नाम
नाम पियादा लैंदिया, वह नाम पियादा लैंदिया, वह नाम पियादा लैंदिया, लैंदिया कमली नाम पियादा लैंदिया, कमली नाम पियादा लैंदिया। बहुत ही खूबसूरत गाना और उतनी खूबसूरत आपकी आवाज़ भी है। कंट्रोवर्सी ये चल रही है कि बोला ये जा रहा है कि पवन सिंह ने गाना तो गाया है लेकिन इससे भोजपुरी को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, और ये भी बोला जा रहा है कि ये कोई मतलब बहुत बड़ी लकीर नहीं खींची गई है। लेकिन उसको आप किस नज़रिए से देखती हैं, क्योंकि आपने पवन सिंह के साथ भी गाने किए हैं और सुर संग्राम में भी उनकी इन्वॉल्वमेंट रही है, तो आप दोनों कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहे हैं और बॉलीवुड से भी आपका नाता है, भोजपुरी से भी आपका नाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको आप कैसे देखती हैं जो अभी सीन चल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो बॉलीवुड में गाना पवन सिंह जी को के लिए बहुत हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है और सभी को अप्रिसिएट करना चाहिए कि पवन जी बॉलीवुड के लिए गा रहे हैं। आज तक जो अश्लीलता के लिए नाम ली जाती है भोजपुरी को, पहले लोग अश्लील फिल्म देखने के लिए इंग्लिश मूवी देखा करते थे, बाद में उसका स्थान भोजपुरी फिल्मों ने ले लिया, भोजपुरी एल्बम्स ने ले लिया, है ना जी। तो अब वो कहीं ना कहीं मिथ्या साबित हो रही है। अब अच्छे काम हो रहे हैं और पवन जी जो बैक टू बैक 2 गाने गाए हैं, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी, शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं पवन जी, और आप ऐसे ही मतलब भोजपुरी का झंडा परचम लहराते रहिए। आपने बॉलीवुड के बहुत सारे सुपरस्टार्स के साथ रियलिटी शो किया है, काम किया है, बिल्कुल। वहाँ पर भोजपुरी को लेकर के कैसी इमेज होती है, क्या लोग सोचते हैं? आज से देखिए 2-4 साल पहले तक मैंने जब भी कहीं भी ऑडिशन दिए हैं किसी फिल्म को लेकर, और वो लोग जब नाम यूट्यूब में सर्च करते हैं या फिर गूगल में सर्च करते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि ये सीज भोजपुरी सिंगर, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट पड़ता है, नेगेटिव। हाँ नेगेटिव पड़ता है। वो लोग आपको सिर्फ भोजपुरी टाइप के जो टोनल सॉन्ग होते हैं उसके लिए ही याद करेंगे, आपको वो इंडो वेस्टर्न गाना नहीं गवाएंगे, आपको वो वेस्टर्न गाने नहीं गवाएंगे, आपको वो सूफी टोन के जो गाने होते हैं वो नहीं गवाते हैं। और कहीं ना कहीं आपको जैसे ही वो जानते हैं कि आप भोजपुरी सिंगर हैं, तो उस ऑडिशन लिस्ट में आपका नेम कहीं ना कहीं कट भी हो जाता है। तो ये इम्पैक्ट पड़ा है। पर अभी 2-4 सालों में मैं देख रही हूँ, अब देख रही हूँ, ये पहले देखने के लिए नहीं मिल रहा था, अब देख रही हूँ कि बहुत बदलाव आया है। अब लोग ऑडिशन देते हैं और वो ऑडिशन में पास भी होते हैं और उनकी आवाज़ फिल्म में आ भी रही है। जैसे विस्फोट फिल्म के जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, उनको पता है कि मैं भोजपुरी गाती हूँ, उनको पता है कि मैं और भी रीजनल वॉइस भाषाओं में और भी रीजनल भाषाओं में मैं गाना गा रही हूँ, पर वो मुझे इस फिल्म में गाने के लिए दिए हैं क्योंकि उनको पता है कि ममता हिंदी भी गाती है, इंग्लिश भी गाती है, संस्कृत भी गाती है, बांग्ला भी गाती हैं, बुंदेलखंडी भी गाती हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम सब गाती हैं। उन्होंने मुझे गाने का मौका दिया जी। तो अब भोजपुरी के लोग हर जगह छा रहे हैं, नो डाउट। और मैं सभी को दिल से साधुवाद देना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं भोजपुरी को ऊपर लाने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है, वरना हम लोगों के लिए ना एक टास्क है कि हम भोजपुरियन हैं। ये मतलब आपको मैं बता नहीं सकती हूँ, आज से 2-4 साल पहले तक ये माहौल था नहीं, अब अच्छा हो रहा है। अब देखिए आखिर आज पवन जी को सचिन जिगर अपनी फिल्म में गाना गवा रहे हैं जी। तो कहीं ना कहीं उन पवन सिंह की फ़ैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, उनका एक बहुत बड़ा नाम है। आज मिलियंस में व्यू आए हैं उन गानों को जो पवन जी गा रहे हैं, है ना। तो वो चाहते हैं, वो जितने भी मैं बताऊं बॉलीवुड के जो डायरेक्टर्स हैं वो जुड़ना चाहते हैं आपके नॉर्थ इंडिया, हाँ आपके भोजपुरी म्यूज़िक से जुड़ना चाहते हैं, पर कुछ लोगों की वजह से ये थोड़ा गलत होता चला गया था, पर अब बहुत सुधार हो गया है। और इसमें एक और बात है कि भोजपुरी में साहित्य विचार और सोच की कमी है। यहाँ जो गीतकार हैं वो समझिए तो क्लास 4-5 मतलब 10th पास भी नहीं होते हैं और वो गीतकार बन रहे हैं। और मैं सच बताऊँ, अभी भी साहित्यिक सोच और विचार की ज़रूरत है भोजपुरी में गीतकारों की लेखनी में, क्योंकि कई बार हम लोग जब गाना गा रहे होते हैं, मैं ऑन माइक हूँ
और मुझे खुद के लिरिक्स को करेक्शन करना पड़ता है, क्योंकि वो लाइन जो है मेल के लिए लिखी हुई होती है, पुल्लिंग होती है, और मुझे स्त्रीलिंग में उसे कन्वर्ट करना होता है, मैं करती हूँ। तो ये कहीं ना कहीं व्याकरण की कमी है, इस वजह से हो रहा है। तो थोड़ा व्याकरण में ध्यान देने की ज़रूरत है, साहित्यिक सोच और विचार में ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये जितने भी गीतकार हैं वो बहुत अच्छा लिख रहे हैं और उम्दा लिख सकते हैं, ऐसी मेरी मनोकामनाएं हैं आप लोगों से। और स्वर्गीय लक्ष्मण साहबादी जी, जो कि बहुत साहित्यिक, उनके गाने आप देखिए, बहुत अच्छे गाने हुआ करते थे, शब्दों से, विचारों से, विषय वस्तु को लेकर। या विनय बिहारी जी के गाने, आप उनके एक से एक गाना मतलब देखिए, वो भी एकदम साहित्यिक विचार, सोच, ढंग, तौर तरीका उसमें दिखता है, परिवार दिखता है। विनय बिहारी जी की बात कर रहे हैं तो लास्ट टाइम कल्पना जी के साथ भी हम बात कर रहे थे, तो वो भी इस बात पर चर्चा कर रही थी कि भोजपुरी को बड़ा बनाने में कहीं ना कहीं उनका योगदान है। बिल्कुल बिल्कुल। और तो क्या अभी पॉलिटिक्स में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट विनय जी का हो गया है और गानों में थोड़ा कम दिखाई दे रहा है? मुझे ऐसा तो नहीं लगता है, क्योंकि मैं विनय जी के साथ बहुत समय बिताई हूँ जी। विनय भैया एक ऐसे इंसान हैं जो कि रात के 2-3 बजे भी गाने लिख रहे होते हैं। जब मैं उनके साथ गाड़ी में, मतलब हम लोग कार में ट्रैवल कर रहे होते हैं किसी शो में जाने के लिए, वो तब भी गाना लिख रहे होते हैं। मतलब वो सोते, जाते, खाते, पीते वो गाना ही लिखते हैं। उनके मन में जो संगीत के लिए जो डेडिकेशन है, शायद ही मैंने किसी के लिए देखा है, कि किसी के मन में देखा है ऐसा। वो बहुत ही, मतलब अगर आप संगीत में अगर भगवान देखना चाहते हैं, भोजपुरी संगीत में आप भगवान देखना चाहते हैं, तो आप विनय बिहारी जी को देख सकते हैं। वो संगीत, भोजपुरी संगीत के भगवान ही कहे जाएंगे। हाँ, बात सही है। मैंने उनके बारे में बहुत रिसर्च किया है, चूँकि सभी सिंगर्स जो, जब भी आप बात आती है बहुत अच्छा करने की या फिर बहुत बेहतर करने की, तो उनका नाम ज़रूर लिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। उनसे भी बातचीत की जाएगी। लेकिन एक ये देखने को मिलता है भोजपुरी में, दो तरह की इंडस्ट्री है भोजपुरी में, एक एल्बम इंडस्ट्री और एक हो गई आपकी फिल्म इंडस्ट्री। हाँ। और दोनों में काफ़ी गाने आते हैं, फिल्में भी बहुत आती हैं, बहुत जल्दी जल्दी शूट हो जाता है, बहुत सारे गाने आते हैं। लेकिन ज़्यादा वल्गैरिटी किस में देखने को मिलता है? एक दर्शक के रूप में हम सभी देखते हैं कि एल्बम्स में बहुत सारे, मतलब कुछ भी ऐसा परोस दिया जाता है कि मुझे वायरल होना है, और उसमें उसके वीडियोज़ भी वल्गर ही होते हैं। और फिल्म में कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है, कुछ अच्छे गाने देखने को मिलते हैं। लेकिन आप नज़दीक से उन सारी चीज़ों को जान रही हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले तो कोई भी एल्बम जब बनता है और जब वो हिट हो जाता है, ट्रेंड पे चल रहा होता है, तब वो फिल्म में उसकी रिमिक्स आती है जी। तो स्टार्टिंग एल्बम से होती है किसी भी गाने की जी। मोस्टली गानों की। और मैं मोस्टली गानों की बात कर रही हूँ, मैं सभी गाने की बात नहीं कर रही। जितने ट्रेंडिंग और वायरल सॉन्ग हैं वो एल्बम से आते हैं और फिर वो बाद में रिमिक्स के रूप में फिल्म में आते हैं। तो एल्बम में सेंसर होना बहुत ज़रूरी है। एल्बम में सेंसर होगा तभी वहीं से छटाई चालू हो जाएगी कि कैसे गाने बनने चाहिए और कैसे नहीं बनने चाहिए, कैसे अपने समाज को एक साफ़ सुथरा गाना पेश किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से एल्बम में सेंसर लगना ज़रूरी है, चाहे वो वीडियो में हो, चाहे वो गाने और गाने के शब्दों में हो, गाने के विषय वस्तु को लेकर हो। एल्बम में सेंसर लगना बहुत ज़रूरी है। इसके पहले मैं इंटरव्यू कर रहा था, एक्ट्रेस स्मृति सिन्हा जी के साथ भी मैं बैठा हुआ था, कल्पना जी के साथ बातचीत हो रही थी, जो महिलाओं की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये बात कहा जाता है कि बहुत सारे इंटरव्यूज़ में मैंने सुना है, पॉडकास्ट में सुना है कि मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है भोजपुरी, और यहाँ पर सिर्फ पुरुषों का वर्चस्व है, उन्हीं का चलता है। और आप इस इंडस्ट्री से काफ़ी लंबे समय से जुड़ी हुई हैं, बॉलीवुड में भी गाती हैं, भोजपुरी में भी गाती हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी फ़ैन फॉलोइंग भी अच्छी है और आपके जो गाने होते हैं फिल्मों में लाजवाब होते हैं, उनको सुना भी जाता है। आपको क्या लगता है, जो अभी हमने बात किया कि रेखा जी बहुत डाउन टू अर्थ थी, रानी मुखर्जी बहुत डाउन टू अर्थ थी, आपको रिस्पेक्ट मिला, वहाँ पर बहुत प्यार मिला, लेकिन भोजपुरी में आपने पवन सिंह के साथ भी गाना किया है, खेसारी जी के भी साथ गाना किया है, अक्षरा सिंह के लिए भी आपने गाना गाया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनका बिहेवियर आपके साथ कैसा रहा? चूँकि कंट्रोवर्सी में यही तीनों ट्रायंगल ये देखने को मिलता है भोजपुरी में। हाँ। और इस पर सवाल उठाए जाते हैं, आप क्या देखती हैं इसको? देखिए, मैं जितने भी बड़े हीरोज़ हैं, जितने भी बड़े हीरोज़ हैं, मैं सबके साथ काम की हूँ। और अभी तो मैं हिंदी के लिए भी प्लेबैक सिंगिंग करने लगी हूँ, जो कि विस्फोट फिल्म में मैंने अभी कमली नाम भी याद आ जब गाया,
तो उसे बहुत ही एप्रिसिएशन मिला उस सॉन्ग को। और ये जो कहा जाता है कि ये हीरो डोमिनेटिंग एरिया है भोजपुरी, तो मुझे ऐसा कभी ऐसा फील हुआ नहीं। पर अगर कोई इस विषय को अगर सामने लेकर आ रहे हैं तो शायद ये उनकी आप बीती है, मेरे ऊपर ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मैं तो सबके लिए गाई हूँ और मैं सबके लिए गा ही रही हूँ। और अगर मैं किसी बड़े हीरो के लिए गाऊँ या नहीं गाऊँ, मेरे पास काम की कमी नहीं है। सच बताऊँ तो मेरे पास काम की कमी है ही नहीं शौर्य जी। मैं अपने काम में इतनी बिजी हूँ कि मैं सच बताऊँ तो फैमिली को कम टाइम दे पा रही हूँ जी। जबकि एक गृहस्थ जीवन में परिवार को भी समय देना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी है। तो मुझे इस बात की कमी कभी खली नहीं कि कोई बड़े हीरो मेरी वॉइस को क्यों नहीं रिकमेंड कर रहा है। माता रानी की इतनी कृपा है कि मुझे म्यूज़िक डायरेक्टर्स इतने अच्छे मिलते हैं कि वो लोग खुद ही मुझे गाना गवाते हैं। वो मेरे टैलेंट को जानते हैं कि मेरी वॉइस टेक्सचर क्या है, मैं किस रेंज में गाती हूँ। मैं मोस्टली बहुत ऊपर के रेंज में गाती हूँ, जो मोस्टली सिंगर्स नहीं गाती हैं। और मैं चूँकि मेरी वॉइस ऐसा मैं नहीं, ऐसा इस्माइल दरबार सर कहते थे, उषा उत्तुम मैम कहती थी, अनुराधा मैम कहती थी, शंकर महादेवन सर कहते थे, दिलजीत दोसांझ कहते थे कि ममता बहुत वर्सटाइल सिंगर है। ये रोमांटिक को भी बखूबी निभाती है, सैड को भी बखूबी निभाती हैं, और सूफ़ी को भी बखूबी निभाती हैं, डांस नंबर को भी बखूबी निभाती हैं। मतलब जो भी एरा मिले, म्यूज़िक का जो भी एरा हो, ममता उसको बखूबी निभाती हैं। तो मुझे वर्सटाइल सिंगर का मतलब वर्सटाइल सिंगर होने का मुझे उपाधि रियलिटी शो से ही मिल चुका था। बड़े बड़े कलाकारों से मिला है। हाँ, बड़े बड़े कलाकारों से मिला है। तो मैं सभी तरीके के गाने गाती हूँ। आज मुझे नहीं लगता है कि किसी बड़े नाम के साथ मुझे जुड़ने की ज़रूरत है। माता रानी ने मुझे बहुत नाम दिए हैं और मैं माता रानी के चरणों में सदा धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। जो ए.आर. रहमान के, शंकर महादेवन के सामने खड़ा होकर के गाना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उनके पास अगर आपको सुनने का समय है, वो आपको जज कर रहे हैं, तो ये कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है हम लोग को कि आप कहाँ से अभी यहाँ पर बैठी हुई हैं, कहाँ तक आप पहुँची हुई हैं और आप मोहताज नहीं हैं। लेकिन हम सभी बात कर रहे थे मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री की, जो आप बता रही है कि ऐसा आपको कभी फील नहीं हुआ है। हाँ, मुझे नहीं हुआ जी। ये किसी खास लोगों पर हुआ होगा तो मैं नहीं कह सकती हूँ, ये उनकी आप बीती होगी, पर मेरी आप बीती तो अच्छी रही है। मैं आज तक किसी कंट्रोवर्सी के साथ मैं जुड़ी नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने काम में ध्यान दी हूँ। और मैं भोजपुरी में जहाँ तक मुझे लगता है लोग कंट्रोवर्सी से ज़्यादा रिलेट करता है। हाँ, वायरल जो हुआ उनको ये करके। आज अगर आपका एक गाना वायरल होने वाला है तो 10 दिन पहले आपकी कंट्रोवर्सी चल रही होती है जी, ये चीज़ तो है। सही बात। तो मुझे थैंक्स टू भगवान जी कि मुझे किसी कंट्रोवर्सी की ज़रूरत ना थी ना है। टैलेंट मैटर करता है, क्रिएटिविटी मैटर करती है और वो किसी कंट्रोवर्सी की मोहताज नहीं होती। नहीं, किसी फालतू बात में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी मैं देख रहा था, एक दिन में 1 मिलियन व्यूज़ इंटरव्यूज़ के। मैंने बोला मेरे में कुछ कमी है, शायद इस वजह से हम 2-4 लाख तक जाके सिमट जाते हैं शायद। लेकिन मैंने देखा कि नहीं, वो चीज़ हम नहीं कर सकते जो वो लोग कर रहे हैं। पता नहीं बहुत अश्लीलता के बाद बहुत सारी एलिगेशंस लगाते हुए इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। मैंने सोचा नहीं, वो मेरे रेंज से बाहर की चीज़ है, वहाँ उतने नीचे मैं नहीं जा सकता। देखिए, मैं आपको बता दूँ, ये वायरल होते नहीं हैं, ये ट्रेंड होते नहीं, इनको ट्रेंड करवाया जाता है जी। इनको वायरल करवाया जाता है। जितने कंटेंट क्रिएटर्स हैं इसके पीछे लगे होते हैं, वो लोग आपको हाइप दे रहे होते हैं जी। बस थोड़ा सा खर्चा करने का जरूरत है। सही कहा आपने, और एक ट्रेंड बना ही दिया जाता है। हाँ। अभी आपके बहुत सारे गाने रिलीज हुए हैं, बहुत सारी फिल्मों के लिए आपने गाना गाया है। बहुत माहौल हम लोग सीरियस ले लिए भोजपुरी के ऊपर चर्चा कर करके, थोड़ा सा इसको म्यूजिकल बनाया जाए। अभी जो गाने आए हैं, 1-2 गाने अपने सुनाइए जो दर्शक को लुभा भी रही है। बहुत ट्रेंड में भी आपके 1-2 गाने अभी चल रहे हैं। अरे मैं तो सच बताऊं, मैं ससुराल कैसे जाऊं अपने, मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरे जितने गाने आ रहे हैं सब वुमेन ओरिएंटेड है और सब में सास खड़ूस है, ननद खड़ूस है, बदमाश है, सताने वाली है, ऐसे कैरेक्टर्स के लिए मैं गाने गा रही हूँ। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि एकता कपूर जी के बहुत सारे ऐसे सीरियल्स हैं हाँ। जिसमें यही सारी कहानी घूम फिर के आती है। सास ऐसे तंग कर रही है, ननद ऐसे तंग कर रही है, तो इस वजह से भी ये ट्रेंड चला हुआ है। जब से ये डेली शॉप आया है ना, तब से वुमेन ओरिएंटेड फिल्में, वुमेन ओरिएंटेड डेली शॉप वाले जो सीरियल्स हैं वो वही बस आ रहे हैं।
सही बात। इसमें सास मतलब बुरी ही होती है मोस्टली, हाँ, वो विलेन ही वो दिखाए अच्छी जाएंगे। नहीं होती हैं। जी। ननद बुरी ही होती हैं, बहू बुरी ही होती है। वैसे आपकी सास अच्छी है आपके लिए? हाँ, सब अच्छे हैं। देखिए, ये आपका नजरिया है कि आपके लिए कौन अच्छे होंगे और कौन आपके लिए अच्छे नहीं होंगे। जी। ये आपके खुद के ऊपर बीती बातें होती हैं। अगर आपके साथ लोग अच्छा व्यवहार कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छे हैं, अगर आपके साथ लोग बुरा व्यवहार कर रहे हैं तो आपके लिए लोग बुरे हैं। मतलब ये जो बाकी सास मेरे लिए तो सब लोग अच्छे हैं। सास वाले जो गाने गाए हैं उससे पर्सनल लाइफ का कोई लेना देना नहीं है। बाप रे, मेरे जीवन में जो मैं गाने गा रही हूँ बिल्कुल उससे विपरीत मतलब सीन Situation, जी। है। हाँ, सब लोग अच्छे हैं, सब लोग अच्छे रहें, बस यही भगवान से विश है मेरी कि सब लोग अच्छे रहें। तो एक गाना जो आपने अभी सास के लिए गाया है अपने सासू जी के लिए सुनाइए। हाँ, एक फिल्म है सासू जी तूने कदर ना जानी। इस फिल्म में इस फिल्म की हीरोइन है बनर्जी जी, संचिता बनर्जी। जी। म्यूजिक डायरेक्टर हैं ओम झा जी। और लिरिक्स राइटर हैं अरविंद तिवारी जी। और इस गाने को इस फिल्म के जो हीरो हैं वो है आदित्य ओझा जी। बहुत अच्छी फिल्म है ये, बिफोर यू भोजपुरी में ये रिलीज्ड है। जी। और इसके जो गाने हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं उस गाने को गुनगुना देती हूँ। सास बिना बहू की जोड़ी अधूरी है, जब तक ना नोक झोंक होती कहाँ पूरी है। हम है चटनी तो आप है फुलौरी सासू जी। आई एम सॉरी सासू जी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, आई एम सॉरी सासू जी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। ये गाना अभी बहुत रील्स वगैरह में बहुत ट्रेंड किया हुआ है और इसमें बहुत बहुएं जो बहू नहीं भी बनी है वो भी सिंदूर लगा लगा के रील बना रही हैं और ये गाना ट्रेंड किया हुआ है, अभी ट्रेंडिंग में है। जी। और अच्छा है भी, आप माफ़ी भी मांग रही हैं, सासू जी को बोल रही हैं कि जो नोक-झोंक हुआ है वो उसके बिना अधूरा है ये जो जोड़ी है। देखिए, ये जो सास और बहू की जोड़ी है, आज तक किसी बहू को अच्छी सास नहीं मिली है और आज तक किसी सास को अच्छी बहू नहीं मिली है और ये ज़माने से चला आ रहा है और ये आगे ज़माने में भी चलता ही रहेगा। हाँ, ये सही बात है। और एक गाना आपने इससे रिलेटेड ही किया था कुछ काजल राघवानी जी के साथ। हाँ, फिल्म का नाम है सास नंबरी बहू 10 नंबरी और इस फिल्म की हीरोइन है काजल राघवानी जी। जी। म्यूजिक डायरेक्टर हैं ओम झा जी और इस गाने को अपने शब्दों से संवारे हैं अरविंद तिवारी जी। जी। और ये गाना बहुत अच्छा हुआ है और ये गाना भी अभी ट्रेंड पे चला हुआ है, ट्रेंडिंग में है। जी। और आप जितनी सुंदर बालाएं हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, सब लोग इसमें बना रही हैं रील्स। मैं देखती हूँ, आप लोग मुझे टैग भी करती हैं, आगे भी टैग कीजिएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग इतना अच्छा वीडियो बना रही हैं और थैंक्स टू काजल राघवानी जी, ओम झा सर, अरविंद सर कि आप लोग इतने अच्छे से गाने को सजा रहे हैं। आंख दिखाना, धांस जमाना, ना दया ना माया, उस भगवान ने सासू माँ को गजबे चीज बनाया भैया, गजबे चीज बनाया। ताना मारना सासू का अधिकार होता है, ताना मारना सासू का अधिकार होता है, ताना मारना। कभी कभी सताने में भी प्यार होता है, ताना मारना हो, कभी कभी सताने में भी प्यार होता है, ताना मारना सासू का अधिकार होता है, ताना मारना। और इस गाने को आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं, पर देखिए ऐसे सासुओं को बदनाम नहीं करना चाहिए। वैसे ऐसे गाने बन रहे हैं तो हम जैसों की भी मतलब पार्श्व गायिका होने का सफ़र जारी है। तो आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोग ऐसे गानों पे रील्स बना रहे हैं और ऐसे गाने बन रहे हैं। बाकी इनका निजी जीवन से लेना देना कुछ भी नहीं होता है। हाँ, घर भी तो जाना है आपको फिर। नहीं, घर तो मैं चली जाऊंगी, मुझे क्या जवाब देना वो भी मैं समझ लूंगी, पर जो ऐसे गाने बन रहे हैं थोड़ा डर लगा रहता है। जी। बहुत अच्छा पारिवारिक गीत आप अच्छे से संजो करके गाया है, बहुत अच्छी क्रिएटिविटी आपकी दिख रही है। ये तो हो गई सासू जी की बात। पति देव के लिए भी कुछ आपने अगर गाया हो तो वो भी सुना दीजिए, जो हाल में आपने गाया हो।
अच्छा, मेरा अभी एक सॉन्ग है जो कि बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है। इसमें बहुत सारे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं इसमें रील बनाए हैं और ये बहुत अच्छा बना है। हम ना जानी ले तो बाड़ा कवना लोक से आयल, दिलवा में प्रीत जगबला दिल चाहे तोहके पायल, तोहके नहीं खे पता तू का कैला, तू का कैला, हमरा जिए के जरिया तू बन गईला, हो बन गईला, हमरा जिए के जरिया तू बन गईला, हो बन गईला। बहुत अच्छा गाना आपका। हमेशा से जो सॉन्ग सिलेक्शन होता है कहीं ना कहीं प्रभावित करता है और बहुत सारे लोग आपके फ़ैन हैं। अगर आपके एज ए दर्शक बात हम सभी कर रहे हैं, हाँ, तो हाँ। आपको कौन सबसे अच्छा लगता है भोजपुरी में अगर बात कर रहे हैं तो? कौन अच्छा लगता है मतलब सिंगर? किसको आप आइडियल मानती हैं सिंगिंग में भी और फिल्मों में भी? अच्छा, सादा सिन्हा मैम मुझे बहुत अच्छी लगती हैं जी। उनकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद है। बहुत देसी वॉइस है जी। उनकी, जो गांव वाली जो वॉइस होती है, लोकगीत वाली जो वॉइस है वो उनकी है, वो मुझे बहुत पसंद है। मालिनी अवस्थी जी, जी कल्पना मैम, पवन सिंह जी, जी भरत शर्मा जी, मुन्ना सिंह जी, जी ये लोग को मैं सुनी हूँ। और मैं चाहती हूँ कि भोजपुरी में ऐसे ही सिंगर्स और भी आगे आएँ जो बहुत अच्छे अच्छे काम करें। और राइट नाउ मैं किसी एल्बम सिंगर को अगर देख रही हूँ कि अच्छा गा रही है, तो देखिए मैं कभी ना मिली हूँ और ना ही मैं कभी मेरा उस सिंगर से फेस टू फेस मेरी बात हुई है। अभी इस समय शिल्पी बहुत अच्छा गा रही जी, है एल्बम्स में, जी। शिल्पी राज। और सबसे बड़ी बात है उसकी जो टोनल है वो बहुत अच्छी लगी मुझे एल्बम, और उसके जो गाने के जो विषय वस्तु हैं वो बहुत अच्छा है। तो गाना कैसे चुनना है वो सिंगर्स को पता होता है, बाकी आपके साथ क्या मजबूरियाँ रहती हैं नहीं रहती हैं वो तो मुझे नहीं पता, पर गाना चुनना आपका हक है। और मैंने शुरू में जब मुझे भोजपुरी बिल्कुल समझ में नहीं आती थी तो मुझे कुछ भी मीनिंग समझ के लोग कुछ भी गवाते थे, पर जैसे जैसे मैंने मैगज़ीन पढ़ने स्टार्ट किए, मैगज़ीन में पढ़ी, भोजपुरी मैगज़ीन्स पढ़ी, भोजपुरी फिल्में देखी, जब मुझे पता चल गया कि भोजपुरी ऐसे बोली जाती है और भोजपुरी एक्चुअली क्या है, तब मुझे पता चला कि मुझे क्या गाना चाहिए और क्या नहीं गाना चाहिए जी। इस बात का मुझे ज्ञान हुआ। और तब मैंने सेलेक्टिव सॉन्ग ही गाने स्टार्ट किए। तो आज मेरे पास जितने गाने हैं वो सेलेक्टिव हैं और वो बहुत अच्छे गाने हैं। आपने सुर संग्राम कब किया था? 2010 में या 8 में हुआ था? 2010 में। 10 में। हाँ। 14 वर्ष हो गए कंटिन्यू हाँ। इंडस्ट्री में आप बनी हुई हैं। बिल्कुल। अपने क्लास की वजह से ही बनी हुई हैं। आपको भोजपुरी में सबसे अच्छा क्या लगता है, जिस वजह से आप यहाँ पर रहना चाहती हैं? सबसे अच्छा लोगों का प्यार हो सकता है या फिर कोई ऐसी विधा जिससे आपका बहुत लगाव हो, या फिर ग्रोइंग इंडस्ट्री है इस वजह से? आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? मुझे भोजपुरी की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि भोजपुरी में एक परिवारपन है। जी। मतलब आप समझ रहे हैं, परिवार का होना। जी। आप भोजपुरी में एक पूरे परिवार को देखते हैं, चाहे गाने में हो चाहे फिल्मों में हो, आपको एक परिवार झलकता है जो बीच में धूमिल हो गया था, पर फिर से एक बार पुनर्जागरण हुआ है, जिससे मतलब भोजपुरी फिल्में आज फिर से लोग देख रहे हैं और फिर से लोगों के दिलों तक पहुंच रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है, जैसे हम बात कर रहे थे भोजपुरी की बहुत बड़ी अभिनेत्री हैं स्मृति सिन्हा जी से। हाँ। स्मृति सिन्हा जी साफ शब्दों में कहती हुई नज़र आई जब हमने उनसे पूछा कि भोजपुरी इंडस्ट्री आखिर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को कम्पीट क्यों नहीं कर पा रहा है, तो उनका ये कहना था कि लोग पैसे लगाने को तैयार नहीं हैं, अच्छे अच्छे राइटर्स भी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे, जो कि आपने भी कुछ देर पहले गानों को लेकर के कही। आपको क्या लगता है कि आखिर हम सभी वैसे इंडस्ट्रीज़ को कम्पीट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जैसे गानों की बात कर रहे हैं तो पंजाबी गाने पूरे इंडिया में सुने जाते हैं, अब भोजपुरी भी सुनी जाने लगी है, और फिल्में बात कर रहे हैं तो साउथ इंडियन फिल्में हम सभी डब करके हिंदी में देखते हैं। तो आखिर हमारे भोजपुरी में क्या ऐसी कमी है जिसकी वजह से लोग पैसा नहीं कर पा रहे? देखिए, भोजपुरी में लोग पैसा लगा रहे हैं, ऐसा नहीं कि भोजपुरी में पैसा नहीं लग रहा है, पर भोजपुरी का जो एक
बहुत बड़ा हिस्सा है पैसों का, जी। वो एक बड़े कुछ हीरो को चला जाता है, मेकर्स को चला जाता है, जी। और उसमें से जो पैसे बाद में बचते जी। हैं वो म्यूज़िक में और बाकी फिल्मों में खर्च होते हैं। जी। तो कहीं ना कहीं साउथ की फिल्मों में क्या होता है, आप परिवार को दिखाते हैं, जी। आप अपने संस्कार को दिखाते हैं, आप अपनी संस्कृति को दिखाते हैं। जी। और भोजपुरी में तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं फिल्मों तक गई नहीं हूँ, मैं जी। फिल्मों के लिए सिर्फ गाने गा रही हूँ। बाकी अंदर क्या होता है वो मुझे उस बात की जानकारी नहीं है, पर मैं इस चीज़ को ज़रूर जानती हूँ कि साउथ की जो फिल्में होती हैं, हीरो से लेकर स्पॉट दादा तक सबके योगदान होते हैं। सब लोग और सबको मतलब समानता से सम्मान मिलता है, कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं है। जी। ये चीज़ है, तो आपको सम्मान करना पड़ेगा हर किसी का। और एक फिल्म को हिट करने में सभी का योगदान होता है, ना हीरो इतना बड़ा हो जाए, ना ही स्पॉट दादा इतना छोटा हो जाए, सब लोगों का सम्मान होना चाहिए। अगर हम सभी रिस्पेक्ट की बात करें, सपोर्ट की भी बात करें, कभी आपको ऐसा फील हुआ कि नहीं कि भोजपुरी में आपको बहुत ज़्यादा किसी से सपोर्ट मिला हो? किसी, हम हीरो की बात कर रहे हैं, सिंगर्स की बात कर रहे हैं, मेल सिंगर्स जो बहुत फेमस हैं आज की तारीख में, कभी ऐसा कि नहीं उनका सपोर्ट मुझे मिला है तो मुझे थोड़ा अच्छा फील हुआ हो? ऐसा कभी मुझे फील नहीं हुआ कि किसी हीरो से मुझे सपोर्ट मिला हो। मुझे जो सपोर्ट मिला है वो रियलिटी शो से ही मिला है। जी। मैं रियलिटी शो से ही आई हूँ, जी। और रियलिटी शो के वजह से ही मुझे फिल्मों में काम मिलने चालू हुए हैं। जी। वरना इतने बड़े बड़े जो हीरोज़ हैं वो जब एल्बम सिंगर्स के साथ गा सकते हैं, तो मैं तो प्लेबैक सिंगिंग कब से कर रही हूँ, मेरे साथ भी तो गाना ही चाहिए। जी। मैं शुरुआत के दौर पे मैं सबके साथ काम की हूँ, पर अभी मेरे साथ उनके कोई भी काम नहीं है, और मैं फिर भी काम कर रही हूँ, सभी के साथ काम कर रही हूँ। सही है। सपोर्टिव नेचर बहुत कम देखने को मिलता है हमारे भोजपुरी में, जो वायरल चल रहा है उनके साथ कोलैबोरेट करना सभी चाहते हैं। मैम, हमने लगभग 1 घंटे के आसपास का इंटरव्यू अभी किया। बहुत सारे पत्रकारों को आपने सुना होगा, इंटरव्यू किया होगा। इस इंटरव्यू को क्या आपको लेकर के मन में क्या है कि क्या शांति से बिना हल्ला किए, बिना कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा दिखाए कि नहीं मैं बहुत सनसनीखेज खुलासे करता हूँ, ये वो प्यार से भी भोजपुरी में सवाल पूछे जा सकते हैं जिसे पब्लिक पसंद कर रही है, और वो कंटेंट जा सकते हैं। इसको लेकर के आपका फीडबैक क्या है मेरे इस इंटरव्यू को लेकर? सबसे पहले तो आपका जो व्यक्तित्व है बहुत ही आकर्षित करने वाला है, बहुत साधारण है, पर आप साधारण रहते हुए बहुत सरलता के साथ सवाल पूछते हैं। ये आपकी खासियत है जो सामने वाले को समझ में आती है। बाकी बहुत सारे होस्ट के साथ मैं काम की हूँ जो सवाल पूछते हैं तो कई बार समझ में नहीं आता है, कई बार सवाल समझ में आते भी नहीं हैं कि वो इतने होता है ना, तड़क भड़क के साथ चिल्लाते हुए पूछते हैं, क्या ममता जी ऐसा होता है, बताइए ममता जी ऐसा होता है। तो ऐसे भी होस्ट मैंने देखे हैं। अगर वायरल होना है तो वो जितना साधारण और जितना सरल होगा वो उतना ही लोगों के दिलों तक पहुंचेगा। इस बात में ध्यान रखना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि हम चिल्ला के बोलें, चिल्ला के गाएं तो ही वो वायरल होगा। तो बस आप अपने विषय वस्तु और अपने ओवरऑल जितने भी कंटेंट है उस पर ध्यान दीजिए और बस ईश्वर पे भरोसा रखिए, सब अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और लगातार ये सिलसिला चलता रहेगा। ये थी हमारे साथ बहुत ही मशहूर गायिका ममता राउत जी, जिनको ना सिर्फ भोजपुरी बल्कि बॉलीवुड में भी बहुत लोग जानते, पहचानते और सुनते हैं। बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर और बहुत बड़े बड़े सिंगर्स इनके गानों को सुनते हैं और बहुत सारे लोगों के साथ ये काम भी कर चुके हैं। आगे ये सिलसिला चलता रहेगा, बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।